तो मैं आपको जो वुमेन वर्क की पॉइंट थी वही करवा रही थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में वो बताती है, इन दीज लाइन्स द पोएटेस सेज दैट अ वुमन हैज टू perform many duties in her domestic life. She leads a very tough and boring life. She gives a long list of activities which a housewife daily performs in her house as a routine affair. यानी रूटीन के कामों में उसे ये काम करने पड़ते हैं जो कि वो काम सारे यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किए हैं। शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, शी सीव्स एंड मेंस द क्लोथ ऑफ हर फैमिली, शी क्लीन्स द फ्लोर ऑफ हर हाउस, शी गोज आउट टू द मार्केट टू बाय फूड, शी परफॉर्म्स ऑल दीज एक्टिविटीज लाइक अ रोबोट और मशीन। देयर इज नो कंपेनियन इन हर फैमिली हु कैन हेल्प हर। यानी कोई भी उसका साथ देने वाला, उसके दुख को समझने वाला उस घर में नहीं होता। क्योंकि ये उसने थोड़ा सा क्या कहना जी, टिपिकल टिपिकल वे में बात की है कि जैसे लोग कहते हैं हम शौहर शाम का ही, तो वो कहेगा तुम पूरा दिन कर क्या नहीं थी। अब बजाहिर उनके लिए तो वो काम इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कभी करके ही नहीं देखा होता। तो उनको एहसास नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं या किस तरीके से बात कर रहे हैं। उन्हें ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, लेकिन नॉर्मली औरतों को यही सुनने के लिए मिलता है। तो ये लास्ट लाइन उसने ये भी सोचते हुए लिखी है कि इनका दुख औरतों का कोई नहीं समझ पाता, कि ये काम भी थका देता है और जिस्मानी मुशक्कत भी उतना ही थकाती है जितना दिमाग की मुशक्कत। तो अब आप आ जाते हैं टेक्निक्स के ऊपर। इसमें उसने टेक्निक्स जो यूज की हैं, कोई खास इसमें टेक्निक नहीं है, जैसे सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इस तरह की कोई टेक्निक नहीं है। सेकेंडली हम डिक्शन को देख लेते हैं। लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है, डिक्शन ऑफ दिस पोएम इज वेरी सिंपल। लेकिन हम राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं, तो यहाँ पे टेन, मैन, ए, मॉप, शॉप, बी, ए, बी, सी, डी, इस तरह की राइमिंग स्कीम इसमें यूज हुई है, जो कि आप लास्ट पैराग्राफ में इसके लिख सकती हैं। द चिकन टू फ्राई, द बेबी टू ड्राई। चिकन जो है वो फ्राई करने के लिए, चिकन को बनाने के लिए, बेबी को ड्राई नहला के खुश करने के लिए। आई गॉट कंपनी टू फीड, मेरे पास बहुत सी कंपनीज हैं जिन्हें मैंने खाना खिलाना होता है। द गार्डन टू वीड, जो गार्डन है उसको वीड का मतलब है अनाज डालना या दाने डालना या घास फूस उगाना, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसमें इन these lines Maya Angelou has explained a detailed list of domestic chores of a woman. She cooks food for her family and guests. She washes and dries the baby. She feeds the baby too. She cleans the lawn of her house and garden by removing unnecessary weeds. She completes all these work with her own hand. वो सारे काम अपने खुद अपने हाथ से करती है। कोई उसके पास मेड नहीं है, कोई उसके पास ऐसी चीज हेल्प करने वाला उसका कोई कंपेनियन नहीं है। अब ये आप ये भी देखें कि ये वाला सारा काम एक, अगर यहाँ की औरत नॉर्मल रूटीन में कर रही है तो एक बड़ी कैजुअल बात है, सब करते हैं। लेकिन अगर यही काम बाहर की, ईस्ट की औरत कर रही है, तो वो सॉरी, वेस्ट की औरत कर रही है, तो वेस्ट की औरत को ये वाले सारे काम करना बहुत बड़ा एक काम लगता है। उनके लिए सारी ड्यूटीज करना, और जबकि उनका जैसे उसने कहा कोई कंपेनियन नहीं है वहाँ पे, मेड और इस तरह की जो काम वाली होती हैं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो ये सारे काम जो जब वेस्ट की औरत को करने पड़ते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि खाली वो ये काम नहीं कर रही होती, उनके पास बाहर की भी जॉब्स होती हैं इसलिए भी। और वहाँ की औरतों को इन कामों की आदत भी ज्यादा नहीं होती, इसलिए भी शायद उसने, जो राइटर है उसने बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट किया है। और ये काफी पुरानी पोइम है, इसलिए हम इसे अभी की जरा इससे नहीं करेंगे। अभी खाना बनाना बहुत आसान है, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास, बनाने के लिए गैस मौजूद है। कपड़े धोना बहुत आसान है क्योंकि मशीन्स हैं। और जो है बाहर से ग्रोसरी करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कार होती है, नॉर्मली हम उबर या कोई भी ऐसी राइड करवा के जा सकते हैं। अगर आप यही सारे काम पुराने जमाने के हिसाब से देखें, तो ये पोइम फजूल नहीं है। ये पोइम एक बहुत गहरी पोइम है कि उस टाइम पे, जबकि गैस नहीं होती थी, लकड़ियां जला के चूल्हे जलाए जाते थे, कार्स नहीं होती थी, पैदल जाके सौदा लाना पड़ता था, बच्चों के लिए हम डायपर्स यूज नहीं कर सकते थे, उनके जो कैरी कॉट्स होते थे या वॉकर होते थे या उनके टॉयज होते थे वो नहीं थे, उनके मसरूफियत के लिए कोई खास चीज नहीं होती थी। माएँ, ज्यादातर बच्चे माओ के साथ ही होते थे। उनके अपब्रिंगिंग में बहुत ज्यादा चीजें वो फायदेमंद भी थी, लेकिन किसी तरीके से औरतों के लिए वो मुश्किल भी थी, क्योंकि उन्होंने काम भी करना होता था और अपने बच्चे को भी एक ध्यान रखना होता था। और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनकी एक्टिविटीज चेंज होती हैं।
वो ज्यादा शरारतों की तरफ जाते हैं। आजकल के हम बच्चों को अगर एक मोबाइल लेके बिठा देते हैं तो 3-4 घंटे हमें पता भी नहीं होता वो बच्चा कहाँ है। वो मोबाइल पे वीडियोस वीडियोस देख देख के अपनी सारी टाइम को उसमें सर्व कर देता है। लेकिन जब एक बच्चे के पास ना खेलने के लिए टॉयज है ना वो उसके पास वीडियो गेम्स है, तो फिर उसको मसरूफियत चाहिए होगी, वो चीजों में घुसेगा, चीजों को खराब करेगा। उनको उसको उन चीजों से रोकने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो अगर ये पोइम आपने ये सोचते हुए नहीं पढ़नी कि जो हमारे पास आज सहूलियात है, ये आपने वो सोचते हुए पढ़नी है जो पुराने जमाने की औरतों के पास होते थे। उनके पास ये सारी जो है काम करने के लिए इतनी ज्यादा सहूलियात, इतनी ज्यादा वसाइल नहीं थे। ये उनको मद्देनजर रखते हुए पोइम लिखी गई है। क्योंकि पढ़ते हुए बच्चों को ऐसे ही लगता है ये क्या काम है, ये तो कोई भी नहीं है, ऐसा काम ये सब करते हैं। लेकिन अब के जमाने में करने में और पहले टाइम पे करने में बहुत फर्क था। खाना पकाना भी मुश्किल था क्योंकि स्पाइसेस आपको ऐसे पैकेट में नहीं मिलते थे। आज की अगर वर्किंग वूमेन होगी तो वो स्पाइसेस बाहर से लेगी, खाना आधे एक घंटे में, पौने घंटे में रेडी हो जाएगा। उस टाइम पर स्पाइसेस खुद से पीस कर, खुद से सारी सिल पर पीस कर, और सारी जो ग्राइंडर का काम है वो हाथ से पीसना पड़ता था। यानी तकरीबन डबल ट्रिपल टाइम लग जाता था उस खाना बनाने में। तो अगर देखा जाए तो ये काम उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े काम थे, छोटे काम नहीं थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस। I have got the shirts to press, the tots to dress, the cane to be cut. I got to clean up this hut. यानी वो कह रही है मेरे पास शर्ट्स हैं प्रेस करने के लिए, टॉट्स हैं ड्रेस करने के, ये टॉट्स कहते हैं छोटे बच्चे जिन्हें ड्रेसअप करना है, केन है जिन्हें कट करना है जैसे बैम्बू बांस। अब बांस क्यों उसने काटने हैं, आग जलाने के लिए। आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट, मुझे इस हट को क्लीन अप करना है, साफ करना है। In these lines, the poetess says about a domestic woman, she is forced to do many works. A woman presses the clothes of her family. She cuts and trims the cane to keep the fence in proper shape. She dresses little children in clean clothes. Then she has to clean and maintain her house every day. Perhaps she complains that after doing so many household chores, she does not get any chance to refresh and enjoy herself. अब वो कह रहे हैं कि फेंस बार इन प्रॉपर शेप, कीप द फेंस, यानी जो आपको ये भी पता होगा हट, जब उसने हट कहा है तो हट का क्या मतलब है, ये हट का मतलब है वो झोपड़ी। अब अगर झोपड़ी किसकी बनी हुई होती है, बांसों की, तो हम इसको, बांस को हम ये भी कह सकते हैं कि वो आग जलाने की नहीं, लकड़ियां बांस ये सब चीजें आग जलाने की होती हैं। इसके अलावा वो ये भी मेंटेन करी है कि मेरा जो हाउस है वो सही रहे। हट अगर बांस ऊपर से निकल जाता है तो धूप या बारिश बहुत ज्यादा हट के अंदर आती है, और गर्मी या सर्दी में ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो उसने उसको भी मेंटेन करना है कि जो उसका हट है वो कि पूरे तरीके से सेव हो। तो उसके लिए उसको एक प्रॉपर शेप में उस बांस को काटना होगा। सेकंड, अब आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट पे जो कि जिसमें वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को कहती है। शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कूल माई ब्रो अगेन। कह रही है मुझ पर चमको सूरज की रोशनी, रेन ऑन मी बरसो मुझ पर बारिश, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स आहिस्तेगी से गिरो मुझ पर शबनम के कतरों, एंड कूल माई ब्रोज अगेन, और मेरी जो ब्रोज हैं उनको दोबारा से ठंडा कर दो। अब ब्रोज क्या होती हैं, हमारा जब बहुत ज्यादा हम फेडअप हो जाते हैं किसी चीज से तो हमारा सर दुखने लग जाता है। तो वो क्या होता है, कूल माई ब्रोज का मतलब है मेरे दिमाग को जो गुस्से से या थकावट से थक चुका है, गर्म हो गया है, उसको दोबारा से ठंडा कर दो। In these lines, the poetess described the boring condition of a domestic woman. She laments that her domestic busy life has deprived her for the company of sunshine, rains, and dewdrops. She wants to enjoy the warmth of sunshine and the coolness of rain. She wants to feel the cool and soft touch of dewdrops on her face. In fact, she of age and she had all these delights. In fact, she wants to feel and enjoy the soothing and healing effect of nature. Perhaps before this grown up age, she had all these delights, she enjoyed all these pleasurable natural phenomena in her childhood. That time, the company was a great source of comforts and release for her. Therefore, she desired to have those happy moments again. Now she dreams of the blessing of sunshine, rain, and dewdrops to cool her burning brow.
यानी वो तपती पेशानी से मुराद है एक थकावट की वजह से, या आप उसको गुस्से की वजह से, किसी भी तरीके से कह लें। ये बात नहीं है कि उसको वो चीजें या वो अपने बच्चों से घबरा गई, या उसको वो लग रही है, मुश्किल लग रही है जिंदगी। मुश्किल तो होगी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए उनसे अलग होके अपने आप को रिफ्रेश करना चाहती है। Storm blow me from here with your fiercest winds. Storm मुझ पर मेरे यानी blow me from here, मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओ। With your fiercest wind, अपनी तेज शदीद तरीन तेज जो हवा है उसके साथ। Let me float across the sky, मुझे ऊपर उड़ने दो। फ्लॉट यानी बहुत उसे कहते हैं ना उड़ना, उड़ना या तैरना। फ्लॉट वैसे तैरना कहते हैं, लेकिन तैरने से ऊपर आसमान में जा रहा है वो तैरेगी तो नहीं, उड़ना। लेट मी फ्लॉट अक्रॉस द स्काई, मुझे इस आसमान पर उड़ने दो। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, यहाँ तक कि मैं दोबारा से आराम ना कर लूँ, यानी जब तक मैं वहां पे आराम हासिल ना कर लूँ तब तक मुझे वहां पे होने दो। In these lines, the poetess says that a domestic woman is so much fed up with the monotony of her household life that she wants to escape from such a life. अच्छा, हर एक्सप्लेनेशन को वो सेम लाइन से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वर्डिंग चेंज है, ये बात आप नोट करें। यहाँ पर उसने कहा है वुमेन इज सो मच फेड अप विद द मोनोटनी ऑफ हर हाउसहोल्ड लाइफ, शी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम सच अ लाइफ। अगर ऊपर वाले पैराग्राफ में देखें तो वो कह रहा है कंडीशन शी laments that her domestic busy has deprived her for the company of sunshine। यानी वो हर तरीके से बात को अल्फाज को चेंज कर रहा है, लेकिन बात का मतलब यही है। तो आप इन लाइनों को आगे पीछे भी या चेंज भी कर सकती हैं अपनी मर्जी से, ऊपर की लाइन किसी भी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेनेशन को करने की कोशिश किया करें। कोई भी बुक जो है वो एक्यूरेट आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, ये सिर्फ आपको एक चीज समझाने के लिए। बाज़ दफा आपकी थॉट्स, आपके आइडियाज जो है वो ज्यादा बेटर होती हैं इन बुक से। तो अपने आइडियाज पर रिलाई किया करें, अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश किया करें, और वर्डिंग में लिख कर चेक करवाएं तो वो ज्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप रट्टा मारें। क्योंकि जितना मटेरियल होगा होता है इसमें 23-22 पॉइंट्स का, वो आप सारा याद नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा टफ है या मुश्किल है काफी कि आप इन सारों का रट्टा मार सकें। तो बेहतर है कि अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया करें, ताकि मैं साथ साथ आपकी चेक करके आपको आपकी गलतियां बताऊं और आप नेक्स्ट टाइम उस गलती को सही करें। She requests the storms to take her away from her dull and colorless world. She seems to be tired of the daily routine of life. She wants to reach some remote corner of the world where she can enjoy some moments of rest. Remote corner का मतलब है यानी ऐसा कॉर्नर जहाँ दुनिया का कोई ऐसा कॉर्नर जहाँ पे सिर्फ वो उस अपनी मर्जी से वो रह सके, कोई और उसके ऊपर कोई मर्जी ना चलाए, where she can enjoy some moments of rest, peace, and pleasure again. She wants to take rest for some time in the company of nature. Fall gently, आराम से बरसो, स्नोफ्लेक्स और स्नो के जो स्नो कहते हैं बर्फ के गोलों। कवर मी विद वाइट, मुझे सफेद ती से ढक दो। कोल्ड आइसी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, मुझे एक ठंडी आइसी किसेस दो और मुझे रेस्ट करने दो आज की रात। In these lines, the poetess expresses the deep desire of a working woman. A working woman wants to go out for enjoyment. She wants to enjoy the company of nature. She wishes that snowflakes should cover her body and give her a feeling of cold and soft kisses. She feels so relaxed that she will enjoy a sound sleep at night. She wants to run away from this dull and boring world. यानी वो हर लाइन में, हर पैराग्राफ में बात सेम है, अल्फाज चेंज है। इसलिए आप लाइनों को देखें कि लाइनों की इंग्लिश सिर्फ आपकी करनी जरूरी है, बाकी आइडियाज आप कोई भी किसी भी पैराग्राफ से ले सकती हैं और एक्सप्लेनेशन अपनी कंप्लीट कर सकती हैं। मतलब ये अगर आपको मेरी बात सही तरह समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। लेकिन इस बात का मतलब, मेरी बात कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे उसने फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स लिखा है, यानी इसका ये वाली लाइन की अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो ये एग्जैक्टली यहाँ सेकंड लाइन से स्टार्ट हो रही है। शी विशेस दैट द स्नोफ्लेक्स शुड कवर हर बॉडी, यानी स्नोफ्लेक उसकी ख्वाहिश है कि स्नोफ्लेक्स जो हैं वो उसकी बॉडी को कवर कर लें एंड गिव हर अ फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड सॉफ्ट किसेस। शी फील्स सो रिलैक्स्ड दैट शी विल एंजॉय अ साउंड स्लीप एट नाइट। ठीक है, ये यहाँ से शी विशेस से लेकर नाइट तक ये है लाइनों की ट्रांसलेशन, जो कि करना जरूरी है। लेकिन इससे ऊपर
और इसके बाद वाली लाइन सारी जो है वो उन्होंने अपने आइडियाज अपनी वर्डिंग में थ्रो की हुए हैं। तो आप इनको चेंज भी कर सकती हैं। आप यहाँ पे ये वाली लाइन भी लिख सकती हैं जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी, शी wants to reach some remote corner of the world where she can enjoy some moments of rest, peace and possession। यहाँ पे अगर आप ये लाइन भी लिख लेंगी तो गलत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ कि लाइन आप आगे पीछे कर सकती हैं कि जो एक्यूरेट लाइंस हैं पोइम की, उनकी ट्रांसलेशन तो आप करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लाइंस को आइडियाज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। Sun, rain, curving sky, mountain, oceans, leaves and stone, star, shine, moon glow, you are all that I can call my own। सिर्फ यानी वो सारी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के नाम लेती है और कहती है सिर्फ तुम लोग ही हो जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। In these lines, the poetess describes about the wishes of a domestic woman. She wishes to be in the company of natural elements. She wishes to be among mountains, oceans, leaves, stones, starshine, moon glow for refreshment. She longs to sit in the company of all these natural objects, desire to remain with nature. The elements of nature provide her perfect rest and peace of mind. The dull and drab routine of her life fails to suppresses her creative impulse and disconnect her from the company of nature. She loves these elements of nature and wants to enjoy their company। अब ये सारी लाइन में सिर्फ यहाँ से लेके she wishes to be among a mountain, ocean, ये यहाँ से लेके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स तक, यहाँ तक ये लाइन बनती है जो कि इन लाइनों से रिलेटेड है, जो पोइम की लाइन है। बाकी सारे उन्होंने अपने पास से आइडियाज रखे हैं। तो ये आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो लाइंस की ट्रांसलेशन है वो तो आपने करनी है, वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइंस में होंगी, बाकी जितनी लाइंस हैं वो आप अपनी क्रिएटिविटी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट जो है वो काम करवाती हूँ। ये वाली पोइम का इतना ही काम था, इसे आप कंप्लीट ऑडियो में सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए सही तरीके से।